हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में अपन इंड एस 110 का एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। किस एडजस्टमेंट से रिलेटेड है क्वेश्चन? ये अनरियलाइज प्रॉफिट के एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहले अपन बेसिक समझते हैं कि अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है, उसका एडजस्टमेंट कैसे होता है, फिर अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। कब होता है ये एडजस्टमेंट अनरियलाइज प्रॉफिट का? व्हेन एनी असेट जैसे इन्वेंट्री या फिर कोई फिक्स्ड असेट इज परचेज और सोल्ड बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडरी बिफोर एक्विजिशन एंड दैट असेट इज स्टिल देयर विद द अदर पार्टी ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। यानी जब एक्विजिशन नहीं हुआ था उससे पहले पेरेंट और सब्सिडरी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ था, कुछ असेट का लेन देन हुआ था, या तो पेरेंट ने सब्सिडरी को दिया था कोई असेट या सब्सिडरी ने पेरेंट को दिया था, ठीक है। उससे रिलेटेड जिसने बेचा उसकी बुक्स में कोई अनरियलाइज प्रॉफिट एग्जिस्ट कर रहा होगा। उस अनरियलाइज प्रॉफिट को अपने को क्या करना होता है, जब अपन इंट्रा ग्रुप आइटम्स एलिमिनेट करते हैं, जब अपन पेरेंट सब्सिडरी को कंसोलिडेट करते हैं तो सारे के सारे जो उनके बीच के आइटम्स होते हैं, इंट्रा ग्रुप आइटम्स होते हैं, जैसे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, कोई असेट खरीदना बेचना, वो एलिमिनेट कर देते हैं कंसोलिडेशन में। जब अपन कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें उनके बीच जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं, बिल्कुल। तो उनको कैंसिल करते वक्त अपने को अनरियलाइज प्रॉफिट को भी एडजस्टमेंट करना होता है। कैसे करते हैं? सबसे पहले अपन देखेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होता है, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट। मान लो अपन जैसे इन्वेंट्री सेल करी तो अपन क्या करेंगे, कॉस्ट माइनस करेंगे। कोई दूसरा सेट सेल करा, मान लो प्लांट एंड मशीनरी सेल करी, तो अपन उसका कैरिंग अमाउंट जो हमारी बुक्स में दिखाई दे रहा है वो लेस करेंगे। मेनली सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू का मतलब या तो कॉस्ट या फिर कैरिंग अमाउंट। अब अपन इसको एडजस्ट कैसे करेंगे वो अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे कि ट्रांजैक्शन जो है, जो पेरेंट और सब्सिडरी का बीच का हुआ है, क्या वो अपस्ट्रीम हुआ है या फिर डाउनस्ट्रीम हुआ है। अपस्ट्रीम का मतलब सब्सिडरी से पेरेंट के, सब्सिडरी ने पेरेंट को असेट दिया। अपस्ट्रीम का मतलब सब्सिडरी टू पेरेंट, सब्सिडरी ने पेरेंट को कोई असेट दिया। कैसे याद रख सकते हैं मैंने इस चीज़ को? सब्सिडरी नीचे कम, जो नीचे वाली होती है वो सब्सिडरी होती है कम वाली, लोअर। पेरेंट जो होता है वो बड़ा होता है। तो छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा जब अपन जा रहे हैं तो अब जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, छोटे से बड़ा जा रहे हैं अपस्ट्रीम, बड़े से छोटा नीचे आ रहे हैं डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि जो ट्रांजैक्शन है वो पेरेंट से सब्सिडरी में हुआ है या सब्सिडरी टू पेरेंट हुआ है। पेरेंट से सब्सिडरी का मतलब अप डाउनस्ट्रीम नीचे की तरफ जा रहा है, पेरेंट से सब्सिडरी में जा रहा है यानी नीचे की तरफ डाउनस्ट्रीम कम, सब्सिडरी लोअर होती है, पेरेंट अपर होता है, या फिर अपस्ट्रीम जा रहा है, ठीक है। अब अपने को स्टेप 2 क्या है अपना, अगर ट्रांजैक्शन अपस्ट्रीम है यानी ट्रांजैक्शन सब्सिडरी टू पेरेंट है, यानी सब्सिडरी टू पेरेंट है, अगर हमारा ट्रांजैक्शन अपस्ट्रीम है तो अपन क्या करेंगे, लेस अनरियलाइज प्रॉफिट फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग एंड लेस फ्रॉम दैट असेट फ्रॉम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। जो हमारा अभी जो हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट निकलेगा ना, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट वाला जो अपन ने ऊपर कैलकुलेट करा, उसको अपन लेस कर देंगे अनरियलाइज, उस अनरियलाइज प्रॉफिट को फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग, और उस असेट से रिलेटेड, जिस असेट से रिलेटेड वो अनरियलाइज प्रॉफिट है, उस असेट की वैल्यू में से जो अपन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। सॉरी, अगर वो ट्रांजैक्शन डाउनस्ट्रीम है तो उसको अपन कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग से लेस करेंगे और उस असेट में से लेस कर देंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के, ठीक है। ये हमारा बेसिक, कोई भी असेट हमारी लेन देन हुई हो तो। अगर हमारा कोई डेप्रिशिएबल असेट का केस है, जो हमारा स्टेप 3 है, वो सिर्फ तब आएगा जब हमारा डेप्रिशिएबल असेट का केस होगा, यानी जो अनरियलाइज प्रॉफिट अपन एडजस्ट कर रहे हैं उस अनरियलाइज प्रॉफिट पे कोई डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं, जिस वैल्यू पे मैंने असेट खरीदा उस पे, यानी उस खरीदी हुई वैल्यू पे अपन अनरियलाइज प्रॉफिट हटा रहे हैं, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट। मान लो मैं पेरेंट हूँ, मैंने सब्सिडरी को कुछ दिया तो मैंने मेरा प्रॉफिट ऐड करके दिया, यानी उसकी बुक्स में जो कैरिंग अमाउंट है वो प्रॉफिट को ऐड करके उसने उस कैरिंग अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करा, यानी उस अनरियलाइज प्रॉफिट पार्ट पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करा, हाँ बिल्कुल करा। बस उस अनरियलाइज प्रॉफिट के ऊपर डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ उसको अपने को एडजस्ट करना है। कैसे करते हैं अपन? In case of depreciable asset, some extra depreciation have been charged on the unrealized profit part, so we have to eliminate that extra depreciation part. मतलब depreciation on purchase या सोल अमाउंट, जिस वैल्यू पे अपन ने खरीदा जिसमें अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूडेड है, उस पर डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट, तो हमारा आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन अनरियलाइज प्रॉफिट पार्ट, यानी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन पार्ट। देख लो क्या कर रहा अपन, ऊपर अपन क्या कर रहे थे, सेल माइनस कॉस्ट से अनरियलाइज प्रॉफिट आ रहा था, बस वही तो करा। देखो अपन ने सेल माइनस कॉस्ट, उस पर अपन डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास, डेप्रिसिएशन ऑन अनरियलाइज प्रॉफिट पार्ट। कैसे करेंगे अपन इसको एडजस्ट? अपन ने डेप्रिसिएशन ऑन एक्स्ट्रा प्रॉफिट पार्ट निकाल लिया, और अपन फिर से चेक करेंगे क्या ट्रांजैक्शन अपस्ट्रीम है। अगर ट्रांजैक्शन अपस्ट्रीम है तो अपन ऐड कर देंगे इंक्रीज द एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन टू कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग और इंक्रीज एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन टू दैट असेट। अपन ने बेसिकली क्या करा, अपन ने जो अनरियलाइज प्रॉफिट था एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करा, बिल्कुल एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, इसका मतलब अपन ने वैल्यू गिरा दी, हाँ ज़्यादा गिरा दी, इतनी नहीं गिरानी चाहिए थी, तो अपन क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग इंक्रीज कर देंगे और उस असेट की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। अगर ट्रांजैक्शन डाउनस्ट्रीम है तो अपन पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग इंक्रीज कर देंगे और उस असेट की वैल्यू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इंक्रीज कर देंगे। ध्यान रखना स्टेप 3 जो है वो सिर्फ अपना डेप्रिशिएबल असेट के केस में आएगा, नहीं तो जो नॉर्मल असेट है जैसे इन्वेंट्री या कोई भी ऐसा असेट जिसमें डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, उसमें अपन सिर्फ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम चेक करके जो हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट पार्ट है उसको बस एलिमिनेट करेंगे। 2 स्टेप में काम होगा। अगर डेप्रिशिएबल असेट का भी केस आ गया, डेप्रिसिएशन की डिटेल्स दे रखी है, लाइफ दे रखी है, डेप्रिसिएशन रेट दे रखी है, तो अपन स्टेप 3 भी परफॉर्म कर देंगे।
ठीक है, चलो अब अपन अपना क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक ये मेन पार्ट और एक इसका रिलेटेड पार्ट। इन द अबव इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है, यानी उसमें से डिटेल्स अपने को लेनी है इसकी। चलो क्या लिखा हुआ है, अ पेरेंट ओन्स 60% ऑफ अ सब्सिडरी, ठीक है 60% की पेरेंट की होल्डिंग है। द सब्सिडरी सेल्स सम इन्वेंट्री टू द पेरेंट, सब्सिडरी ने पेरेंट को सेल करी, अच्छा यानी सब्सिडरी टू पेरेंट जा रहा है, यानी नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी अपस्ट्रीम हो गया, ठीक है। टू द पेरेंट फॉर ₹35,000 एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 ऑन सेल, यानी ये सेल वैल्यू है, प्रॉफिट 15,000 ऑन सेल है, यानी कॉस्ट कितनी हो गई 35,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 20,000, ठीक है। द इन्वेंट्री इज इन द पेरेंट्स बैलेंस शीट एट ईयर एंड, एग्जामिन द ट्रीटमेंट ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन एंड पास द एंट्री। चलो चलो अब अपन इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या डिसाइड करा, सब्सिडरी सेल सम इन्वेंट्री टू पेरेंट, यानी सब्सिडरी सेल कर रही है पेरेंट को, यानी कौन सा अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन है। चलो देखते हैं अपन अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन में कैसे होता है, कैसे होता है काम। अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन, ये अपस्ट्रीम का केस, अपन करते हैं लेस अनरियलाइज प्रॉफिट फ्रॉम पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग एंड लेस फ्रॉम दैट असेट फ्रॉम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। चलो अपन सोल्यूशन पे चलते हैं। ट्रांजैक्शन इज एन अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, thus ₹15,000 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विल बी एडजस्टेड बाय रिड्यूसिंग द पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग एंड इन्वेंट्री इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। और इसी के साथ साथ क्योंकि ये इंट्रा ग्रुप आइटम भी है तो उसको अपन एलिमिनेट करेंगे, यानी वी विल एलिमिनेट दिस इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन एंड thus द रेवेन्यू विल बी रिड्यूस्ड विद द इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट ऑन सेल्स। क्या करेंगे, हमारा टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिड्यूस हो जाएगा। भाई अपन इंट्रा ग्रुप का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो सब्सिडरी ने पेरेंट को बेचा, अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन में एक ट्रांजैक्शन हुआ, यानी सब्सिडरी की बुक्स में उन्होंने रेवेन्यू इंक्रीज करा हुआ होगा, यानी जब अपन ने सब्सिडरी का रेवेन्यू उठाया होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वक्त, तब अपन ने पेरेंट प्लस सब्सिडरी का रेवेन्यू ऐड करा होगा, यानी हमारे कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में वो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड है। अब हम क्योंकि वो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन एलिमिनेट कर रहे हैं तो हमारा कंसोलिडेटेड रेवेन्यू डिक्रीज होगा, बिल्कुल डिक्रीज होगा, इसी को अपन डिक्रीज कर रहे हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 35,000 से डिक्रीज हो गया, जो हमारी सेल वैल्यू थी। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट 20,000 की कॉस्ट से वो रिड्यूस हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, और हमारी इन्वेंट्री कम हो जाएगी ₹15,000 से, जिसका एडजस्टमेंट अपन बैलेंस शीट में कर रहे हैं। याद है क्या लिखा है अपन ने यहाँ पे, रिड्यूसिंग द पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग एंड इन्वेंट्री इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये देखो इन्वेंट्री की वैल्यू रिड्यूस हो गई, इन्वेंट्री का क्रेडिट होने का मतलब असेट क्रेडिट हो रहा है, असेट की क्रेडिट होने का मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कितने से, अनरियलाइज प्रॉफिट पार्ट से, 15,000 से। समझ में आ गई आपको बात, अपन ने एंट्री क्यों करी, बिल्कुल मैं आपको वापस से समझा देता हूँ। सब्सिडरी ने पेरेंट को भेजा, अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन का मतलब सब्सिडरी टू पेरेंट, ठीक है। अब यानी सब्सिडरी के रेवेन्यू में वो रेवेन्यू इंक्लूडेड है, कौन सा रेवेन्यू, 35,000 का, हाँ 35,000 का रेवेन्यू सब्सिडरी के रेवेन्यू में इंक्लूडेड है, बिल्कुल ठीक है। अब जब अपन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो पेरेंट के रेवेन्यू में अपन सब्सिडरी का रेवेन्यू ऐड कर देते हैं। अपन ने कर दिया, मान लो पेरेंट का रेवेन्यू 1 लाख का है, अपन ने ऐड कर दिया 35,000 सब्सिडरी का रेवेन्यू भी, यानी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू हमारा 7,35,000 का आ गया, बिल्कुल आ गया। अब क्योंकि अपने को ये इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन एलिमिनेट करना है तो अपने को कंसोलिडेटेड रेवेन्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा। रेवेन्यू को रिड्यूस करा अपन ने डेबिट करके, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अकाउंट डेबिट, इनकम क्या होती है, क्रेडिट, और कॉल इनकम एंड गेन्स। अब जब इनकम एंड गेन्स अपन क्रेडिट करते हैं, जब अपन उसको कम करें तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू को अपन ने 35,000 से डेबिट कर दिया, हमारी जितने से अपने को एंट्री रिवर्स करनी है, यानी 35,000 का हमारा ट्रांजैक्शन अमाउंट, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो कम हो जाएगी 20,000 से, और हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू हमारा एडजस्टमेंट करने के लिए कम हो जाएगी 15,000 से। समझ में आ गई आपको बात, बिल्कुल समझ में आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अपन को क्या करना है, बेसिकली ये एडजस्टमेंट समझना है कि अपन ने क्या करा, लेस कर दिया ट्रांजैक्शन अपस्ट्रीम, लेस फ्रॉम असेट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, हमारी इन्वेंट्री लेस हो गई, कितने से, अनरियलाइज प्रॉफिट के पार्ट से 15,000 से, याद है, टू इन्वेंट्री 15,000 अपन ने लिखा है, वो क्या करा, यही तो करा, लेस फ्रॉम असेट फ्रॉम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और लेस कर देंगे अपन पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग में से। वो जब बंटवारा होगा वो इसमें क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं था तो वो अपन ने शो भी नहीं करा, इसमें अपन ने सिर्फ एंट्री पूछी थी, वो अपन ने कर दी, ठीक है। चलो अब अपन इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या लिखा है सेकंड पार्ट में, इन द अबव इलस्ट्रेशन अज्यूम दैट इट इज द पेरेंट दैट मेक्स द सेल, यानी पेरेंट टू सब्सिडरी जा रहा है, यानी डाउनस्ट्रीम जा रहा है, अच्छा ठीक है। द पेरेंट ओन 60% ऑफ अ सब्सिडरी, द पेरेंट सेल सम इन्वेंट्री टू द सब्सिडरी फॉर 35,000, वही सेम, प्रॉफिट 15,000 सेम, ऑन द सेल ऑफ इन्वेंट्री इन द सब्सिडरी बैलेंस शीट एट द ईयर एंड एग्जामिन द ट्रीटमेंट, वही कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ उसमें जो अपना अपस्ट्रीम का ट्रांजैक्शन था फर्स्ट वाले इलस्ट्रेशन में, यहाँ पर हमारा डाउनस्ट्रीम हो गया। चलो देखते हैं अपन डाउनस्ट्रीम में अपन क्या करते हैं, ये हमारा डाउनस्ट्रीम क्या करेंगे अपन, लेस अनरियलाइज प्रॉफिट फ्रॉम कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग, ठीक है, लेस अनरियलाइज प्रॉफिट फ्रॉम द असेट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और वही अपना इंट्रा ग्रुप आइटम तो एलिमिनेट हो गई होगा, एंट्री हमारी सेम रहेगी इसमें भी। चलो ट्रांजैक्शन इज अ डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, thus ₹15,000 unrealized profit from the consolidated retained earning and less from 15,000 from the inventory in the consolidated balance sheet.
इंट्रा ग्रुप आइटम को एलिमिनेट करने का मतलब एंट्री विल बी सेम, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अपन रिड्यूस करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपन रिड्यूस करेंगे, इन्वेंट्री अपन रिड्यूस करेंगे, तो एंट्री विल बी सेम एज इन सोल्यूशन 1, यानी कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ₹35,000 टू कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री। समझ में आ गई आपको बात? तो बस अपने को एडजस्टमेंट्स आपको पता होने चाहिए। ये एडजस्टमेंट अपन ने एक बड़े क्वेश्चन में भी करा हुआ है, आई थिंक शायद चेन होल्डिंग के क्वेश्चन में अपन ने एडजस्टमेंट करा था अनरियलाइज प्रॉफिट वाले का, तभी अपन ने मैंने वाला नोट लिखा था, ठीक है, उसमें भी अपन ने ये चीज़ समझ रखी है। इसका एक क्वेश्चन डिटेल में भी अपन ने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो ध्यान से चेक करना, अपस्ट्रीम है डाउनस्ट्रीम है, प्रॉफिट पार्ट ध्यान से निकालना, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट, इसमें चलो सब कुछ डायरेक्टली दे रखा था, लेकिन अपने को एग्जाम में दिया हुआ हो सकता है कि प्रॉफिट इतना % ऑन कॉस्ट है, जो इतना % सेल्स है, तो उस हिसाब से अपने को कैलकुलेशन करनी रहेगी, और ध्यान से आप एंट्री भी पास कर देना। ये एंट्री बिल्कुल ध्यान रखना, अपन ने क्या करी है एंट्री, अपन ने इंट्रा ग्रुप आइटम को एलिमिनेट करा, अपन ने क्या करा, इंट्रा ग्रुप आइटम को एलिमिनेट करा, यानी हमारा जो कंसोलिडेटेड टोटल रेवेन्यू उसको अपने को कम करना पड़ेगा, क्योंकि उस रेवेन्यू में सब्सिडरी का भी रेवेन्यू इंक्लूडेड है, सब्सिडरी का भी रेवेन्यू इंक्लूडेड है। यहाँ पर भी एंट्री क्यों सेम होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल हो क्या कम क्या हो रहा है, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू तो कम हो रहा है। इंट्रा ग्रुप आइटम को एलिमिनेट करने का क्या मतलब हो रहा है, इन्वेंट्री रिड्यूस हो रही है, हाँ इन्वेंट्री रिड्यूस हो रही है, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू की एंट्री रिवर्स हो रही है, वो तो कम हो ही रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी कम हो रही है, सिंपल। तो एंट्री विल बी रिमेन सेम, ठीक है। और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मेरे, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, थैंक यू सो मच।